भाई लोगों को राम राम नमस्कार। 2025 जाने को है, आखिरी सप्ताह आ गया है और सर्दी भी थोड़ी बहुत राजस्थान में बढ़ी है। पिछले 2 दिनों में तो लोभ संवरण नहीं कर पाया धूप का, इसलिए आज बाहर बैठा हूँ आराम से, हरियाली में धूप खाने की इच्छा, और उसी में थोड़ी बहुत खटर पटर आप लोगों को सुनाई दे तो कृपया उसके लिए पहले से माफ़ कर दे। और आज 24 दिसंबर दीपू चंद्र दास के बारे में आप लोग लगभग अब पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी सुन रहे होंगे। लोगों को घर में बंद करके आग लगा दी जाती है और कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी हिंदू को अब पीट सकता है, मार सकता है, क्या कुछ भी कर सकता है। मतलब जितना भी भत्स दीपू के साथ हुआ, और हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे थे कि भाई एक आवाज़ उठाई जाए, बांग्लादेश के लोगों के कानों तक पहुँचे। और लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी अजीबोगरीब देखी, इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट दिखाई देने लगी कि जितना तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हिंदुत्ववादियों को लोग तथाकथित कहने लगे, तो जितना तथाकथित हिंदुत्ववादी ये जोर लगा रहे थे, ये शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मैंने देखा कि सोशल मीडिया इस बुरी तरह भरा हुआ था। उसी समय पर हिंदुओं के अलग अलग खंडों को हाईलाइट करने के लिए, साहब आपके ब्राह्मणों ने हम पर बड़े अत्याचार किए और अम्बेडकर नहीं होते तो ये हो जाता, और दीपू चंद्र दास को वहाँ मार दिया तो क्या, आप तो रोज़ मारते हो। एक पूरा लाइन लिया हुआ है सोशल मीडिया ने, पेड है, अनपेड है, स्वतः स्फूर्त है, लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के लेख आ रहे हैं वो लगभग वही कांग्रेस की लाइन के हैं। जैसा कांग्रेसी दिग्विजय सिंह बोलता है कि आप यहाँ पर करते हो इसलिए बांग्लादेश में हो रहा है। इन लोगों के तो मतलब वो इसके लिए तो केवल वो बिहारी शब्द ही, वो जो थेथरई है ना, थेथरई के अलावा इसको और कोई समाप्त नहीं कर सकता। खैर, जनता इनको लगातार सबक सिखाती है, सिखाती रहेगी, और ये अपने को कितना ही बड़ा हितैषी एक वर्ग विशेष का मान लें, लेकिन हिंदुओं के लिए तो अब ये धीरे धीरे क़यामत का जैसा ही सीन हो रहा है। मतलब आप सब जगह आपने प्रदर्शन किए, सरकारों ने अपने हिसाब से उनके एक्शंस लिए, अपने हिसाब से उन लोगों को प्रोटेक्शंस को, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सड़कों से हटाया, उनको उसको डिटेंशन में भी भेजा, जेल भी भेजा, वहाँ से हटा दिया, डिस्पर्स कर दिया। लेकिन ममता दी का जवाब नहीं, तो उन्होंने लाठियाँ बरसाई बाकायदे, और इस बात को इशू बनाया कि अगर भगवाधारी है तो उसको सड़क पे लेटा लेटा के उसके लठ बजाया जाए। बजाओ भाई बजाओ, क्योंकि बंगाल का भद्रलोक सुधरेगा नहीं, और बंगाल का बाकी का जो 30% है वो ममता दी के पीछे खड़ा हुआ है। हाँ, ये एक विशेष बात है, ममता दी के पीछे अब खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, जब से ये हुमायूं कबीर अपना बाबर लेके आया है, बाबरी मस्जिद सो कॉल्ड बनाएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद तो वो बना सकता है क्योंकि बाबर नाम पर तो किसी का कॉपीराइट है नहीं। जब तक अब ये तो इवन ये भी हो सकता है कि उसके मोहल्ले में 4-5 बच्चे बाबर के नाम से घूमते हों, या 4-5 बच्चों के पिता का नाम बाबर हो, और वो कहे कि नहीं साहब फलाने जो मुल्ला मौलवी थे वो भी बाबर थे, उनका नाम बाबर था, उनके नाम पे मस्जिद बना रहा हूँ। जब लोग तैमूर पैदा कर सकते हैं तो बाबर का नाम लेके किसी तीसरी जगह पर मस्जिद बना लेने में मुझे नहीं लगता कि संविधान या कानून कोई अड़चन डालेगा। और अपने को भी भूल जाना चाहिए इस तथ्य को कि ये तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे में जो भी कर रहे हैं करने दीजिए। और हाँ, हुमायूं कबीर की निकल पड़ी, इतना पैसा उनके पास आ गया कि वो अपनी उन्नयन पार्टी बना करके
ओवैसी के रोल मॉडल को दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ओवैसी का रोल मॉडल, और ओवैसी भी शायद इनके साथ अगर आ गए तो ओवैसी का रोल मॉडल दोहराने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है इस बात के लिए कि मुस्लिम्स अब अपने नेता ढूंढेंगे। अब उन पिछलग्गू नेताओं की तरह नहीं घूमेंगे कि जो उनसे दरी उठवाते हैं। अब वही है, अब्दुल्ला बनेगा तो सीएम बनेगा, और कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब मालूम पड़ा कि ममता बनर्जी को 100 के आसपास की सीटें मिलती है, हुमायूं कबीर और वैसे मिलकर के 20, 22, 25 सीटें अगर निकाल लेते हैं तो कहेंगे ठीक है ममता दी, डिप्टी सीएम तो हमारा बना दो, सपोर्ट दे देंगे आपको। खैर अभी तो बंगाल के इस बारे में तो बात करनी नहीं थी, मेन तो दीपू चंद्र दास के बारे में बात करनी थी कि तो हिंदुओं के लिए जितना लोग सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे थे, ये बता रहे थे कि सारे आपस में मिले जुले हैं, सब भाई हैं, और एक दलित व्यक्ति की वहाँ पर हत्या हुई है, और भी बहुतों को जो सताया जा रहा है उसमें ज़्यादातर दलित हैं। जब 71 के समय पर जो 20-22% का हिंदुओं का तबका था वहाँ पर, वो घट के अब 7-8% पर आ गया है। मेमन सिंह नगर जहाँ पर ये दीपू की हत्या हुई है वहाँ पर 3%, 3.5% के आसपास हिंदू हैं। 6 लाख का शहर है। अब आप हिसाब लगाइए, 6 लाख के शहर में जहाँ पर 3% हिंदू, और जहाँ पर आपको एक रात ये पता चले कि शासन प्रशासन कानून भाई पड़ोसी कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, तो आप कितने बड़े डिप्रेशन में जाएंगे। आप कितना क्या कहूँ उसको, कितना वेदना में रहेंगे आप कि वाकई कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक रास्ते पर है, जो डिप्लोमेसी के थ्रू वो हो सकता है वो करेगी। अब लोगों को बड़ी चिंता है कि 56 इंच के सीने ने अभी तक कोई उसमें से मिसाइल नहीं निकाली, कोई टैंक उधर मूव नहीं किया, कुछ नहीं। भाई साहब अब आइए ज़रा असली मुद्दे पर। असली मुद्दा यही है, क्यों ये क्रमबद्ध तरीके से ये काम हो रहे हैं। पहले पहलगाम आपको उकसाया गया, आपके 56 इंच की टेस्टिंग वहाँ पर की गई, क्यों उसके बाद ये अमेरिका ने इधर टैरिफ वार छेड़ रखा है आपने, इधर चाइना ने आपको रेयर अर्थ और मिनरल देने से मना किया, उससे भी पार नहीं पड़ी तो उसने चांदी पर भी लाइसेंसिंग कर दी। उधर क्यों ऐसा हुआ कि सुपर पावर पुतिन महोदय आए तो सही, लेकिन कुछ विशेष देकर नहीं गए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 1-2 लाख आदमी आप उनके यहाँ भेज दो, और वर्क फोर्स मिलने से उनका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा आपको पैसा मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि रूस की इससे ज़्यादा औकात अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतना बुरी तरह फंसे हुए हैं, इकोनॉमिकली वो इतने अब सक्षम हैं नहीं कि वो आपको विशेष मदद कर सकें। खैर फिर वापस आइए कि इतने सारे जो आपके ऊपर हमले हैं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रच्छन्न रूप से जो हो रहे हैं, उसमें चाइना भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें तुर्की भी है, और भी कोई एक आध इधर उधर छुपा हुआ हो तो पता नहीं। ये सब क्यों है? अब आप थोड़ा बैकग्राउंड फ्लैशबैक पे जाइए। फ्लैशबैक में एक समय था जब हम और चाइना लगभग एक जैसे थे। उस समय पर रूस का पतन हो रहा था और चाइना ने अपनी करवट बदली थी, और धीरे धीरे चवन्नी की चीज़ें बना कर उसने पूरे विश्व में उन चीज़ों को फैलाना शुरू किया, मार्केटिंग शुरू की, और उन चवन्नी की चीज़ों को बेच करके उसने इतना पैसा कमाया, अपनी लेबर की ताकत को बेच करके उसने इतना पैसा कमाया कि उसके बाद उसने R&D भी की, उसने अपने सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शंस में भी गया, और आज उस टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका के लगभग सामने खड़ा हुआ है। वो एक समय था जब चाइना की हस्ती बन सकेगी इस बारे में कोई भी श्योर नहीं था, और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि चाइना इतना लंबा सोच के चल रहा है और वो अपनी हस्ती बनाएगा। आज वो चाइना महाशक्ति है। क्यों? क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड को पार कर गया है जहाँ पर अब आप उसके लगभग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लड़ आप उससे सकते नहीं, और लेबर फोर्स में आप उससे जीत सकते नहीं। टेक्नोलॉजी उसने चोरी चपाटी जैसे भी करके इतनी इकट्ठी कर ली है कि वो अब अपने लिए सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की
क्या कह रहे तैयारी कर सकता है। अमेरिका भी समझ गया इस बात को कि चाइना तो अब काबू में आने वाला है नहीं। इसलिए भारत के ऊपर लगभग वो सभी शक्तियाँ जो कि आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से महाशक्तियाँ हैं, वो समझ रहे हैं कि भारत का विज़न अब क्या है। अब समझ रहे हैं, क्योंकि उस चाइना के समय में वो समझ ही नहीं पाए इस बात को। अब समझ रहे हैं कि भारत भी क्या उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। इसलिए इस देश को अब एक दूसरा सुपर पावर नहीं बनने देना है। अब इसके ठीक विपरीत आइए, ये बात सच है कि जो इस समय की अपनी सरकार है उसका विज़न बिल्कुल क्लियर है। वही विज़न है जो विदेशी समझ रहे हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत डिक्लेयर भी किया कि मोदी जी ने कहा 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनेगा और पाँचवीं चौथी तीसरी दूसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। इसको आज ही रोकना पड़ेगा। रोकने का सबसे साधारण तरीका है, सबसे सामान्य तरीका है कि या तो इसको गृह युद्ध में उलझा दो, जिसके लिए कि विपक्षी पार्टियां लगी रहती हैं, विपक्षी दल लगे रहते हैं, कोई ना कोई चैलेंज मोदी के सामने फेंकते रहते हैं, कोई ना कोई नई नई समस्या खड़ी करते रहते हैं ताकि ये किसी तरह यहाँ उलझे। और दूसरा तरीका यही है जो बांग्लादेश की आड़ में हो रहा है, जो पहले पहलगाम की आड़ में हुआ। पहलगाम का हमने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से, इससे पहले जो पुलवामा का जवाब दिया था अपन ने सर्जिकल स्ट्राइक से, उसका बढ़ा हुआ रूप हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर को जैसे ही मोदी ने वापस खींचा अपना काम करने के बाद, अपने संकल्प को पूरा करने के बाद, वैसे ही पूरे देश में हल्ला मच गया कि साहब आज तो पीओके ले लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, वो कर। अरे भाई यही तो लोग चाहते हैं, यही तो पूरा विश्व चाहता है कि आप एक लॉन्ग ड्रॉन युद्ध में फंस जाएं। लॉन्ग ड्रॉन भी अब की बार वो यूक्रेन जैसा लॉन्ग ड्रॉन नहीं चाहिए। भारत जैसे देशों के लिए या किसी अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर किसी तरीके का युद्ध स्फुरित हो जाता है तो वो केवल अगर महीने 2 महीने भी चल गया तो आपको 10-20 साल पीछे ढकेलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए दीपू चंद्र दास की मृत्यु का शोक तो हमें मनाना है, उसके लिए हमें एक अपने अंदर एक दर्द को पाल के रखना है, लेकिन लगातार इस बात पर चिल्लाना नहीं है, लगातार इस बात को कहना नहीं है कि साहब आप चल के और अभी चिकन नेक ले लीजिए और नहीं तो फिर आप उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आकर के और चट्टोगांव ले लीजिए या कहीं पर कब्जा कर लीजिए। अभी हो नहीं पाएगा। और इसके अलावा भी उस बांग्लादेश के पीछे अभी क्या पड़ना, जिसका अभी फरवरी में तो वो जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा है। जनरल इलेक्शंस हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिना शेख हसीना के जनरल इलेक्शंस का क्या मतलब होगा। यानी जमाते इस्लामी को सत्ता सौंपने या यूनुस को कंटिन्यू रखने, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन वहाँ से आने वाला है नहीं। वो उसके बाद अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, तथाकथित डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वहाँ वापस आ जाता है, उसके बाद बांग्लादेश किस करवट बैठेगा, उससे पहले कोई स्ट्रेटजी बना के या उससे पहले कहीं जूझने जा कर के कुछ होने जाना नहीं। हाँ, जो फाइनेंशियल मार हो सकती है, जो आर्थिक मार हो सकती है, वो सरकार समय समय पर धीरे धीरे कर रही है। और बांग्लादेश का भी कमोबेश पाकिस्तान जैसा ही हाल होगा कि वो धीरे धीरे दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। जिसकी इकोनॉमी, जिसकी जीडीपी 6% के हिसाब से बढ़ रही थी, वो एक झटके में 3% के आसपास आ गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी है। हमने SIR के नाम पर लोगों को धक्का देना यहाँ से शुरू किया है। ये अपने आप में वैसे ही एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है भविष्य में। देखते हैं कितने लोग यहाँ से भागते हैं या कितने लोगों को हम भगा पाते हैं। डिटेंशन सेंटर में रखना तो कोई इलाज है नहीं। वो तो ऐसे तो बांग्लादेश बना था, 90,000 लोग हमने सरेंडर करवा के रख लिए थे और उसके बदले में मिला कुछ नहीं था।
तो इनको भी अगर वाकई ऐसी नौबत आ जाती है कि इतने सारे मिल जाते हैं अगर अपने को, तो भैया इनको भी हाथ पैर बांध करके वहीं बांग्लादेश भेज देना, रखना मत एक भी दिन, बिरयानी खिलाने की ज़रूरत नहीं है इनको। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये जो पूरा का तंत्र है, जो कभी ऑस्ट्रेलिया में फट जाता है, कभी पहलगाम में फटता है, कभी जर्मनी में फटता है। हाँ, जर्मनी का आपको पता है क्रिसमस आई हुई है, पिछले बार के इंस्टेंसेस को देखते हुए उन्होंने इस बार क्रिसमस पे क्रिसमस बाज़ार लगाने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि साहब एक आदमी एक बड़ी सी वैन लेकर के घुस जाता है और उनके पूरे जो हर्षोल्लास का वातावरण होता है उसको मातम में बदल देता है। अरे मालूम नहीं कौन सी इनकी शिक्षा है या कौन सा इंजेक्शन लगा के भेजा जाता है कि ये ना खुश रहना चाहते हैं, ना सुखी रहना चाहते हैं, ना किसी को रहने देते हैं। इनके पास जो रहता है वो इसी तरीके की समस्याओं से जूझता रहता है। खैर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का रेट बहुत धीमा है, कृपया बताएं आप इस बारे में कि आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, एक सूचना भी दे दूं, राजस्थान सरकार ने सांभर महोत्सव 27 से 31 तक के लिए डिक्लेयर किया हुआ है। हर साल सांभर महोत्सव मनाने का चलन भजन लाल सरकार ने पिछले साल से शुरू किया है और सांभर में इस समय लाखों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं। फ्लैमिंगोज़ को देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे सांभर में आग लगी हुई है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, खिली हुई धूप है, कोहरे से और 500-700 के AQI से निकल करके आइए राजस्थान टहलिए, ख़ास तौर से सांभर का इलाका भी देखिए, नया डेस्टिनेशन है। रहने सहने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अभी वहाँ उत्पन्न नहीं हुई हैं, लेकिन अगर आप संपर्क करेंगे तो वो भी हो जाएगी। और ये मौसम इस समय वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, रात में ठंड रहेगी। फिलहाल के लिए राम राम, नमस्कार।